अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत को संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है और ये मुआशी चैलेंजेस जितने बढ़ते जाएंगे नून लीग का सियासी वोट बैंक मजीद खतरे में पड़ता जाएगा। लेकिन जहां आए रोज मौजूदा हुकूमत के मुआशी चैलेंजेस में इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत खुद फैसले ना करके मुआशी बदहाली को बढ़ावा दे रही है, वहीं मुल्क में दहशतगर्दी की ताज़ा लहर ने अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक संगीन खदशात पैदा कर दिए हैं और कलअदम तहरीक तालिबान, जिससे कल तक साबका हुकूमत मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहती थी, आज वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। और मौजूदा हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि अब बातचीत से मसला हल नहीं हो सकता और इन तमाम तर मामलात के पेश नज़र पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठी। वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का जुमे के बाद आज दूसरा इजलास हुआ जो 6 घंटे तक जारी रहा, जिसमें मुल्क में मुआशी चैलेंजेस और दहशतगर्दी के चैलेंजेस का जायजा लिया गया। साथ ही इस इजलास में मुल्की वकार और मुल्की खुद मुख्तारी को मुआशी आज़ादी के साथ जोड़ दिया गया है और दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का फैसला किया गया है। कौमी सलामती कमेटी के जारी करदा एलामिये के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है कि एक जामे कौमी सलामती मुआशी सिक्योरिटी के गिर्द घूमती है और मुआशी आज़ादी के बगैर मुल्की खुद मुख्तारी या वकार दबाव में आ जाता है। एलामिये के मुताबिक इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और उन चैलेंजेस का भी जायजा लिया गया जिनका सामना आम पाकिस्तानी कर रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की लोअर और मिडिल क्लास। एलामिये के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने कौमी सलामती कमेटी को मुआशी इस्तेहकाम और हुकूमती रोड मैप से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी है, जिसमें आलमी मालियाती इदारों के साथ होने वाली बातचीत के स्टेटस से भी आगाह किया गया है। साथ ही बाहिमी मफादात की बुनियाद पर दीगर मालियाती ऑप्शंस और आम लोगों को रिलीफ देने के इकदामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। एलामिये के मुताबिक मईशत को मजबूत करने के लिए कमेटी ने ठोस इकदामात लेने पर इत्तफाक किया है, जिसमें इम्पोर्ट रैशनलाइजेशन और गैर कानूनी तौर पर करेंसी के आउटफ्लो और हवाला के कारोबार को रोकना शामिल है। साथ ही एग्रीकल्चरल आउटपुट और फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतरी लाने, रोजगार और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर जोर दिया जाएगा। एलामिये के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि अवामी बेहतरी के लिए मुआशी पॉलिसीज बनाई जाएंगी और निचली सतह तक समरात की मुंतकली तरजीह रहेगी। एलामिये के मुताबिक कमेटी को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक भी आगाह किया गया है, खासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात से मुताल्लिक। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान के तहत लीड करेंगी और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी की रोकथाम और साजगार माहौल के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देंगी। सूबाई एपेक्स कमेटियों को बहाल किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों बिलखुसूस CTD को मतलूबा सलाहियतों के साथ जंगी मयार तक लाया जाएगा। एलामिये के मुताबिक किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनागाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम हुकूक महफूज रखता है। एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस के अपने फैसले को दोहराया है। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत की पूरी ताकत से निपटा जाएगा। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाएगी। अब जहां कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दी से मुताल्लिक के बयान सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई है। दोनों तरफ से सख्त बयानात का तबादला देखने में आया है। अब से 2 दिन पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का यह बयान सामने आया कि हम अफगानिस्तान को तहरीक तालिबान के ठिकानों का बताएंगे और अगर वो ताउन नहीं करेंगे तो ये मुमकिन है कि पाकिस्तान खुद से उन ठिकानों पर हमला करे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान पर अफगानिस्तान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। अफगानिस्तान के सहाफ़ती इदारे तुलू न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान की वज़ारत दिफ़ा ने यह बयान जारी किया कि अफगानिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। ये बयानात भड़काने वाले और बेबुनियाद हैं। कोई भी मसाइल या मामलात हों, इन्हें समझ बूझ के साथ हल करना चाहिए। इस बात के सबूत हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान के ठिकाने पाकिस्तान में हैं। जबकि अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि किसी को भी पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तानी हुकाम को बात करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर हमले का हक नहीं है। दुनिया का कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर किसी को कोई परेशानी लाहक है तो वो इसे अफगानिस्तान के साथ शेयर कर सकता है, जिसके पास काफ़ी फोर्सेस हैं और वो फोर्सेस एक्शन ले सकती हैं। यानी कलअदम तहरीक तालिबान के हमले इतने बढ़ गए हैं कि ये मामलात पाक अफगान ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। हालात ये हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों से दहशतगर्दी के ट्रेंड में इजाफा देखा जा रहा है, जहां गुज़िश्ता साल 2022 में 2021 के मुकाबले में दहशतगर्दी के वाक़यात में 28% इजाफा देखा गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में मुल्क भर में दहशतगर्दी के 376 वाक़यात हुए, जिसमें 533 अफराद हलाक और 832 जख्मी हुए। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद पहली मरतबा एक ही साल में
300 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए हैं। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है जहाँ सिक्योरिटी माहिरीन भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि रवां साल दहशतगर्दी के वाक़यात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मशे में ज्वाइन करने के लिए। आप भी इजलास में मौजूद थे, मईशत के हवाले से भी बात हुई, दहशतगर्दी के हवाले से भी बात हुई। ख्वाजा साहब, ये फैसला किया गया है कि अब मुज़ाकरात और सीज़ फायर जो तहरीक तालिबान के साथ हैं, ये मामलात के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। हमने माजी में भी देख लिया, माजी बईद में भी, माजी करीब में भी एक्शन के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, आपने बड़ी तफसील के साथ जो भी डिस्कशन हुई है NSC में और जो भी फैसले हुए हैं उनके मतलब आपने ऑलरेडी बता दिया है। मैं उनको इंडोर्स ही कर सकता हूँ, उसमें कोई ऐड या सब्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकता। लेकिन जो आपने बताया है अभी दहशतगर्दी के मतलब, इस वक्त सबसे ज़्यादा सूबा जो है जो इफ़ेक्ट हुआ है दहशतगर्दी से, वो जो इफ आई एम करेक्ट रिकॉलिंग द फिगर, 58% दहशतगर्दी के वाक़या जो है ना वो KP में हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान में। बेसिकली इन दोनों सूबों में जो भी दहशतगर्दी हो रही है उसका जो रीज़न या उसका जो कम्प्लेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे TTP का एक पुराना ताने बाने हैं फाटा में और दूसरी जगह पे, और उसका एक एथनिक जो है ना, एथनिक कम रिलीजियस एथनिक जो है ना वो कलर है। वेयर एज बलूचिस्तान में एक नेशनलिस्ट वहाँ पे जो भी तहरीक है उसका जो भी वॉल्यूम है या जो भी उसकी शिद्दत है वो बेसिकली नेशनलिस्टिक उसका एक कलर है। तो इन दोनों पे चीज़ों पे बड़ी डिस्कशन हुई है। सिंध में बहुत कम है दहशतगर्दी, पंजाब में बहुत कम है दहशतगर्दी के वाक़या जो हैं। अल्लाह ताला सारे पाकिस्तान को महफूज रखे, सारे सूबों को महफूज रखे इस दहशतगर्दी से। लेकिन जो आपने बात की है, हमने अफ़गानिस्तान हुकूमत को ये कहा है और आइंदा भी कहेंगे, रिकॉल करवाएंगे उनसे कि आपने दोहा एग्रीमेंट में आपने कहा था कि आपकी सरजमीन किसी मुल्क के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है उनकी सरजमीन जो है, अफगानिस्तान का सॉइल जो है, हमारे एक ब्रादर मुल्क का सॉइल जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और उसके रीजंस हैं, उसके एक तारीखी पस मंजर है जिसमें TTP ने TTA के साथ मिलके जो है अमरीकी तसल्लुत या नेटो फोर्सेस के खिलाफ जो है जंग लड़ी हुई है। उनका एक ताल्लुक है, उनका एक रिश्ता है जो सारी दुनिया जानती है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी हमेशा ये दरख्वास्त रही है जब से तालिबान जो है वो बरसर इक़्तिदार आए हैं कि आप ये TTP को पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी के वाक़या से रोकें। ये आपकी दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक भी जो है एक ऑब्लिगेशन है, और साथ जो हमारे बरादराना और हमसायाना जो ताल्लुकात हैं उनकी भी एक ताल्लुकात को अगर पेश नज़र रखें तो उसकी भी एक ये ऑब्लिगेशन जो है, एक फ़र्ज़ बनता है काबिल का कि वो इन लोगों को रोकें और पाकिस्तान के अंदर खलफशार की जो है वो एक सूरत हाल पैदा ना करें। इस सिलसिले में हम उनसे राब्ते में हैं और हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे ताल्लुकात हैं, उसके जो भी हमारे माजी में ताल्लुकात रहे हुए हैं, जो आज ताल्लुकात रहे हैं, या जो भी हमने उनके मुख्तलिफ औकात के ऊपर जो रोल हमने प्ले किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका इंटरेस्ट में, उसको पेश नज़र रखते हुए वो इस दहशतगर्दी की जो लहर जो है पाकिस्तान में जो नई उठी है उसको कंट्रोल करेंगे और उनकी सरजमीन से जो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही हैं उनको रोकेंगे। हमें पूरी उम्मीद है इसकी। मगर इसमें मसला ये है कि अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमले पाकिस्तान के अंदर से ही हो रहे हैं, और जब अफगानिस्तान में हुकूमत आई तालिबान की तो ये तो हुआ। आप कह रहे बात दुरुस्त नहीं है, मगर ऐसा तो हुआ ना कि जब पे उनके पाकिस्तान का 1 इंच भी उनके कब्जे में नहीं है, 1 इंच भी उनके इन्फ्लुएंस में नहीं है। ये सारा जो है सरहद पार से वो आ रहे हैं और यहाँ आके ये कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ स्लीपर सेल्स वगैरह उनके हों, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है, ओवरवेलमिंग प्रेजेंस जो है, वो इस वक्त अफगानिस्तान के सवाल पे है। ऐसा मगर ऐसा तो हुआ ना ख्वाजा साहब कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो माजी की गलतियों से ना सीखते हुए हमने एक दफ़ा फिर
पाकिस्तानी तालिबान से मुज़ाकरात का फैसला किया, उन्हें रीसेटल करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वो पुरअमन-शेरी बन जाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है इमरान खान साहब का, जो उन्होंने टर्किश टीवी को दिया था कि वो पुरअमन-शेरी बन जाएंगे और अफगान तालिबान हमसे कह रहे हैं इनसे मुज़ाकरात कर लें। अब भी वो कह रहे हैं इमरान खान साहब कि जी बिल्कुल हमने मुज़ाकरात किए थे, सेटल हुए थे। तहरीक इंसाफ कहती है कि फौज भी इस पर ऑन बोर्ड थी, तो रीसेटल तो हुए ना यहाँ पर आके, तो वो कर रहे हैं जो कि हमने सोचा कि वो पुरअमन-शेरी बन जाएंगे, वो कर रहे हैं या कौन कर रहा है ये? देखें, ये जो इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, ये ब्रीफिंग जो है पार्लियामेंट को जनरल बाजवा साहब ने और जनरल फैज हमीद साहब ने ये ब्रीफिंग जो है ना दी थी। उस ब्रीफिंग में एक दफ़ा नहीं की, मेरा ख्याल है कि 3 दफ़ा ये ब्रीफिंग दी गई नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली सारी तो नहीं थी, नेशनल असेंबली और सेनेट के जो एक सिलेक्टेड गैदरिंग थी, जो खासी बड़ी गैदरिंग थी, जिसको ब्रीफिंग दी गई, जिसमें ये मुज़ाकरात का जो पस मंज़र है या उसमें जो पेशरफ्त है वो बताई गई। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वो, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हमने उस एग्रीमेंट, जो मेरा ख्याल है कि जो एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ था, एक दरवाजा जरूर खोला गया था, गुफ्तगू का जो है उसका जो है एक किस्म का इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं हुआ था। उसके तहत जो है कुछ लोग जो है, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, मेरी याददाश्त अगर सही काम कर रही है, कुछ लोगों को रिहा भी किया गया था जो हमारी कस्टडी में थे। और उसके बाद जो है वो कुछ लोग जो है यहाँ पे वापस भी आए, सवात में वापस आए, कुछ और एरिया जो है फॉर्मर जो फाटा है उसमें वापस आए। लेकिन ये कोई रीसेटलमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं था, ये गुफ्तगू के दरमियान हुआ। हमारा उनके साथ अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने जरूर कोशिश की, वो बिलीव करते हैं, वो प्रोफेस भी करते हैं, वो बयानात भी देते रहे हैं, माजी में भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं कि उनका जो है तालिबान के साथ जो है उनका एक कोई एतमाद का रिश्ता है। लेकिन अगर उनका एतमाद का रिश्ता है तो वो एतमाद का रिश्ता आज मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, ना केपी में मैनिफेस्ट हो रहा है, ना कि पाकिस्तान के किसी और कोने में जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। मगर इस पर भी इमरान खान साहब की तनकीद है। क्यों नहीं हो रहा? खान साहब कह रहे हैं मैंने जाते हुए हुकूमत के आखिरी दिनों में जनरल बाजवा को बताया था कि दहशतगर्दी बढ़ जाएगी, मगर ये सारे के सारे सियासी इंजीनियरिंग में लगे हुए थे। जब इदारे सियासी इंजीनियरिंग में लगे होंगे तो दहशतगर्दी पे तवज्जो कौन देगा? वो कह रहे हैं मुझे अपने आखिरी की दौर में ही था कि दहशतगर्दी बढ़ जाएगी, मुझे बड़ा डर था, मैं बार बार कह रहा था, मगर सियासी इंजीनियरिंग में लगे हुए थे। Let me respond to it. शाहजेब, ये जो वो कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, ये अपने दुख जो है बार बार जो है बयान कर रहे हैं। हम एक नेशनल इशू की बात कर रहे हैं, एक कौमी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो पार्टिजन नहीं है, जिसमें कोई फरीक नहीं है, उसमें कौम एक फरीक है, पूरी पाकिस्तानी कौम एक फरीक है। ये दोबारा अपने दुख ले बैठते हैं कि जी मैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लिए होते। 2018 में जो इंजीनियरिंग हुई थी उसका कोई इनको ख्याल नहीं हुआ, जिसने इनको बर्थ दी, जिसकी पैदाइश जो है, सियासी पैदाइश जो है जिस शख्स की, उस इंजीनियरिंग की वजह से हुई, 2018 में हुई थी, उसका कोई ख्याल नहीं आता। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है पार्लियामेंट ने किया था, उसमें जनरल बाजवा का क्या लेना देना है? ये बात तालिबान की हो रही है और वो अपना रोना शुरू कर दिया इमरान खान ने। ये कहाँ की मुहिब्बुल वतनी है? ये साबिक वजीर आजम है, कोई इस पे शर्म या कर ले कि साबिक वजीर आजम हुआ है, गुफ्तगू करते हुए इस चीज का तो ख्याल करें। मगर सब आज नेशनल सिक्योरिटी के एलामिया में तो है ना कि इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि तमाम स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस डेवलप किया जाएगा ताकि फास्ट ट्रैक इकोनॉमिक रिकवरी हो और दहशतगर्दी के हवाले से भी रोड मैप हो। तो आपको बात तो, और वो तो वैसे भी कह रही है तहरीक इंसाफ के एक ही लीडर की इज्जत है अफगानिस्तान में और वो इमरान खान साहब हैं, तो आप उन्हें करेंगे, ऑन बोर्ड लेंगे? देखें, बात सुने, हम तो इस नेशनल प्रॉब्लम के लिए जो भी कौमी मसले हैं उसमें दहशतगर्दी ले लें, इकोनॉमी ले लें, हमने ये कंजर्वेशन के ऊपर, कफायतशारी और बचत के ऊपर लॉसेस जो है हमारे पावर सेक्टर, उसके ऊपर हम प्रेसिडेंट साहब के पास गए, उनके पास हाजिरी दी। हमने केपी की गवर्नमेंट को राब्ता किया, पंजाब की गवर्नमेंट को राब्ता किया। पंजाब की साथ जो हमारी मीटिंग हुई उसमें उनके एक मिनिस्टर साहब भी तशरीफ लेके आए, हमने सबसे राब्ता किया। हम एक नेशनल कंसेंसस जो है नेशनल प्रॉब्लम पे, जो कौमी मसाइल है उस पर कौमी जो है इत्तफाक राय डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने कहीं एक्सक्लूड नहीं किया। ये शख्स जिसकी आज का वो कह रहे हैं कि आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इतने अहम इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया जहां सबसे ज्यादा हालात खराब है। मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ।
मुझे बताएं कि कितने नेशनल सिक्योरिटी के इजलास जो हैं वो केपी के जब इमरान खान हुक्मरान थे, कितने सिंध के कितने लोगों को बुलाया गया उस वहां पे, मुराद अली शाह को कहां बुलाया गया है? और दूसरा बात है, ये कानूनी और आईनी जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लोगों को बुलाया जा सकता है, बाई इनविटेशन जरूर बुलाया जा सकता है। जब दहशतगर्दी पे बात होती थी मियां नवाज शरीफ के वक्त, उस वक्त बुलाया जाता था, बल्कि हमने जाके सिंध में जाके, कराची जाके, गवर्नर हाउस में जाके मीटिंगें की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के वो सारे सूबों को मगर साहब एलामिया तो कह रहा है ना कि जो सूबाई एपेक्स कमेटियां हैं, फिर सूबाई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उन सबको एक्टिव किया जाएगा, तो सूबों का रोल तो होगा। सूबाई एपेक्स कमेटी नहीं है, सीटीडी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती इसके अंदर। मैं शाहजेब, मेरे भाई, वहां पे जो बन्नू में जो वाकया हुआ है, वहां पे एक आदमी था सीटीडी का, सारे सीटीडी सेंटर के अंदर या जो भी थाना था उनका सीटीडी का एक आदमी था वहां पे फौज ने जाके जाने कुर्बान करके जो है जान छुड़ाई इनका कौन सा आदमी था वहां पे? सूबे का कोई आदमी नहीं था वहां पे। तो चीफ मिनिस्टर जो है जमान पाक पर बैठा हुआ था, वो तो पेशावर में भी नहीं था। ये क्या क्या बातें करते हैं? ये लोगों को, पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ समझते हैं। ये खुद सबसे बड़े बेवकूफ हैं जो अपनी 5 साल की हुकूमत जो है पूरी नहीं कर सके और 4 साल में घर जाके बैठ गए। ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ हुआ है। इनको रोना किस बात का है? जनरल बाजवा बार बार किधर आ गया? मगर वो जनरल बाजवा के साथ मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को भी कह रहे हैं, अगर कंसेंसस डेवलप करना है, कंसेंसस तो उनका मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को भी वो कह रहे हैं कि पंजाब में हमारे लोगों को कह रहे, पंजाब में हमारे लोगों को ये कह रही है एस्टैब्लिशमेंट कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में न्यूट्रल रहना है। वो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं जनरल बाजवा का सेटअप अभी यहाँ मौजूद है। देखें, वो तो हर शख्स पे जाके इल्जाम लगा देंगे। उन्होंने अमेरिका पे भी इल्जाम लगा दिया, उन्होंने फौज पे भी इल्जाम लगा दिया, उन्होंने ISI पे भी इल्जाम लगा दिया, फिर इल्जाम लगा के वापस भी ले लिया, फिर माफी तलाफी का भी जो है उनके तरले मिन्नतें भी करने शुरू कर दिए। उनको तो जब से उनसे इक्तदार छीना है, वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं तरोड़क होती है नशे की, वो तरोड़क हो रही है उनको नशे की, इक्तदार के नशे की। मैं किसी और नशे की बात नहीं कर रहा, नौजुबिल्ला। तो फिर ख्वाजा साहब, फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो ये जो कंसेंसस है, ये माइनस इमरान खान डेवलप करेंगे अगेंस्ट टेररिज्म भी और इकोनॉमिक पॉलिसी भी? हम कंसेंसस डेवलप करने के लिए हर दरवाजे पे जाके दस्तक देंगे। ये मुल्क और कौम का मामला है। हम जाके हर बंदे का तरला करने के तैयार हैं, इस कौम के लिए, इस वतन के लिए, इस मट्टी के लिए। लेकिन किसी की सियासी मसलतों का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। मसाइल है, इकोनॉमी है, दहशतगर्दी है, ये सारे मसाइल जो है, बिजली की चोरी है, बचत है, कफायतशारी है, ये कौमी वसाइल को जो है बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये मेरा मसला नहीं है, आपका मसला नहीं है, इमरान खान का मसला नहीं है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का मसला नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये कौम के मसले हैं, ये 22 करोड़ अवाम के मसले हैं। इस सब में मेरे मसले नहीं है। क्योंकि मईशत पर इतनी ज्यादा बात हुई और कहा गया कि जी नेशनल सिक्योरिटी लिंक्ड है मुआशी इस्तेहकाम के साथ, तो क्या IMF का प्रोग्राम बहाल करने और उसके लिए जो सख्त फैसले लेने हैं, उसका फैसला आज हुआ या नहीं हुआ? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हम IMF के प्रोग्राम के साथ जो है हम नथी रहेंगे। मैं आपको ये बात जो है बता रहा हूँ कि हम नथी रहेंगे। हमारे पास देयर इज वेरी लिटिल रूम टू प्ले। हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है इस वक्त। हम जो हमारे दोस्त ममालिक हमारी मदद भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि IMF के जो प्रोग्राम है हम उसके साथ रहें। IMF की एक इंटरनेशनल उनका क्लाउड है, उनका इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से हमारे दोस्त ममालिक भी उसी अम्ब्रेले के तहत जो है हमें मदद करना चाहते हैं। हम ऐसे मौजूद हैं हमारे दोस्त जो हमारी मदद करना चाहते हैं, खुल के मदद करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें IMF के प्रोग्राम में हमने रहने का जो है फैसला किया। अल्लाह ताला हमारी मदद करे, अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे। लेकिन हमें जो सख्त फैसले करने पड़ेंगे, वी विल इंश्योर कि आपने अभी जो जिक्र किया थोड़ी देर पहले, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और जो हमारी जो लोअर मिडिल क्लास से नीचे जो कम इनकम वाले जो तबकात जो हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ये उसका अगर जो बर्डन अगर डालना भी हुआ तो इस वक्त जो मराहत याफ्ता तबका है या प्रिविलेज क्लासेस जो हैं, जो अमीर कबीर लोग जो हैं,
जिनके पास वसाइल हैं उनके ऊपर बोझ डाला जा सकता है। मगर ख्वाजा साहब, इसके लिए जल्दी ही कोई प्लान नहीं लाना पड़ेगा? टाइम निकल रहा है, 5 या 8 अरब डॉलर के रिजर्व हैं, अगले हफ्ते 4.8 के रह जाएंगे, पैसे नहीं है हमारे पास। बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं कि ये चीजें जो हम करने जा रहे हैं ये कल जो गुजर गया उस पे होनी चाहिए थी, कल आने वाले पे नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, 100% इत्तेफाक करता हूँ। और फौरी तौर पर होंगे अभी ये फैसले? नजर आएगा कि फैसले हो रहे हैं? फौरी तौर पर नजर आएंगे, दे विल बी विजिबल एंड दे विल बी इम्प्लीमेंटेड, बगैर जो एडिशनल बोझ जो है उन क्लासेस पे डालने के जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास वसाइल नहीं है कि वो महंगाई का जो है सामना कर सकें, उनको प्रोटेक्ट करना जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो मरात याफ्ता तबका है, मैं उनको डिफाइन नहीं करना चाहता, मैं अगर बड़ी सियासी गुफ्तगू हो जाएगी, मैं उनको डिफाइन नहीं करना चाहता कि हमारा मरात याफ्ता तबका जो है चंद लोग या चंद फीसद लोग जो हैं, चंद लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ लोग जो है वो 22 करोड़ लोगों के एक्सपेंस के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और जिस तरह वो जिंदगी गुजार रहे हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बहुत शुक्रिया साहब। देखते हैं कि क्या इस हवाले से हुकूमत इक़दामात करती है, इस हवाले से बात भी करेंगे क्या हो रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। और आज इमरान खान ने बड़ी नई अहम बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं ब्रेक के बाद। मुल्क में मईशत के साथ साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल भी तशवीशनाक हो गई है। हुकूमत एक तरफ मईशत को सुधारने की कोशिशों में अब तक नाकाम नजर आ रही है, खतरा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कौमी सलामती कमेटी ने आज अहम फैसले कर लिए हैं, मुल्क की कौमी सलामती को मईशत से जोड़ दिया है। और इन्हीं हालात में इमरान खान बार बार फौरी और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा दोहरा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ मेरे साथ खड़ी हो जाओ। साथ ही जनरल बाजवा के साथ साथ मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद भी कर रहे हैं। इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के खिलाफ दीगर पार्टियों को इकट्ठा कर रही है और पंजाब में भी उनके खिलाफ काम कर रही है। आज एक इंटरव्यू में इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एमकेएम को इकट्ठा किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी में बाप को भेजा जा रहा है। इसके पीछे तो यही है। 2018 में एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान की भरपूर मदद की, उनकी हुकूमत हाइब्रिड हुकूमत कहलाई और नाकाम हुई। मगर इमरान खान दोबारा चाहते हैं कि उनके मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ फौज उनके साथ मिल जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इमरान खान ने आज ये भी कहा कि मैंने जनरल बाजवा को तौसी देने का सोचा ही नहीं था, लेकिन जनरल बाजवा ने खुद मुझे इसके लिए पैगाम भिजवाए। एक तरफ से इमरान खान ने यह एतराफ़ किया कि जनरल बाजवा को तौसी देना बहुत बड़ी गलती थी, और दूसरी तरफ इसी इंटरव्यू में यह भी कहा कि जनरल बाजवा को इसके बाद भी 2 दफ़ा तौसी की पेशकश की। दिलचस्प बात यह है कि अपनी हुकूमत जाने के बाद भी मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए जनरल बाजवा को तौसी देने का मुतालबा इमरान खान कर रहे थे। फवाद चौधरी ने भी तौसी के मुतालबे की तस्दीक की थी और आज खुद भी तस्दीक कर दी। पहली तौसी को गलती कह रहे हैं और फिर बाद में भी 2 दफ़ा तौसी देने की ऑफ़र का एतराफ़ कर रहे हैं। हालांकि आज इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि जनरल बाजवा ने अपनी पहली तौसी पर कानून साजी के दौरान अपोजिशन खासतौर पर नून लीग से डील कर ली थी और मुझे मालूमात आ रही थी कि वो शहबाज शरीफ के बहुत करीब थे। इमरान खान ने आज ये भी इंकशाफ किया है कि अगस्त 2022 की मुलाकात में जनरल बाजवा ने कहा कि आप भी प्ले बॉय थे। मैंने कहा मैं था, मैं तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई फरिश्ता था। और इस तरह इमरान खान ने अपनी ऑडियो की तस्दीक भी कर दी। इस पर बात करने के लिए, इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मुख्तलिफ रहनुमाओं को दावत दी, मगर कोई तैयार नहीं हो। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते मैं दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। मुआशी गैर यकीनी ख़त्म करने के लिए हुकूमत को IMF प्रोग्राम की फौरी बहाली दरकार है, उसके लिए सख्त फैसले करने हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि दिसंबर के महीने में टैक्स का तकरीबन 225 अरब रुपए का टारगेट के मुकाबले में शॉर्टफॉल है। 965 अरब रुपए का टारगेट था, 740 अरब रुपए जमा किए हैं। हुकूमत कह रही है कि फैसले हो गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया कह रहा है कि मईशत के हवाले से फैसले होंगे। हमारे साथ मेहताब हैदर मौजूद हैं, नुमाइंदा द न्यूज़। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया। कुछ फैसले हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? एक बड़ा शॉर्टफॉल है IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए, हुकूमत कह रही है कि हम हर हाल में IMF के साथ रहेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो आज NSC की मीटिंग हुई है उसके एलामिया को अगर आप पढ़ें तो उसमें इंपोर्ट रैशनलाइजेशन की बात की गई है। और एक चीज़ जो है वो कंफर्म की जा सकती है कि अब ये फैसला हो चुका है कि हुकूमत जो है वो फ्लड लेवी जो है वो लगाएगी। 1 से 3% की रेंज होगी इसकी, और जिससे बुनियादी तखमीना ये है कि अगले जो 6 माह हैं उनके अंदर कुछ 60 अरब रुपए जमा करने हैं। आपको पता है कि FBR का भी शॉर्टफॉल है, और दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का कुछ 850 रुपये का टारगेट था उसके अंदर भी शॉर्टफॉल है। तो बुनियादी तौर पे लेवी लगाने का मकसद ये है कि ये फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा ना बने और वो जो टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रहे और सूबों के पास वो नहीं जाएगा। तो जो एक ओवरऑल जो फिजिकल कंसोलिडेशन और फिजिकल मेजर्स की ज़रूरत है वो हुकूमत जो है वो करने जा रही है, और आइंदा चंद दिनों में इसके बारे में फ़ैसला होगा। जैसे कि आपको पता है
कि एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है 9 जनवरी को जिनेवा में, और साइड लाइन्स पे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब की मीटिंग मुतवक्को है, जो IMF का डेलीगेशन भी वहाँ पे आ रहा है। तो वहाँ तक उस टाइम तक ये सारे डिसीजंस करके हुकूमत जो है एक मैसेज कन्वे करना चाहती है कि दे मीन बिजनेस और वो अपने कामों में सीरियस हैं, और IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल के लिए अमली इक़दामात या तो उस टाइम तक कर चुके होंगे या कम से कम वो फैसले जो है कर चुके होंगे और उनको आगाह करेंगे, जिससे ये उम्मीद है कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव करने में मदद मिलेगी। लेकिन मगर बताइए साहब, अब इसमें मसला है कि आपकी अपनी स्टोरीज आई हैं जिसमें आपने बताया कि एक तो सर्कुलर डेट पे बड़ा मसला है, हालिया भी जो टारगेट थे वो नहीं पूरी कर पा रही है हुकूमत, फिर ये भी इतलात आई कि IMF के कोई बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं नहीं मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर से। तो आपको लगता है कि मामला वाकई कहीं ना कहीं तय पा जाएंगे और प्रोग्राम बहाल भी हो जाएगा, किस्त भी मिल जाएगी, पाकिस्तान को अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी? देखिए, इसके अलावा आपने जो खुद सर्कुलर डेट का कहा, सर्कुलर डेट जो है उसको ख़त्म करने के लिए टैरिफ इंक्रीज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी और गैस सेक्टर के अंदर भी, मिलाकर कुछ 4 ट्रिलियन के लगभग जो है वो सर्कुलर डेट पहुंच चुका है, जिसमें अगर गैस सेक्टर को सिर्फ देखें तो 1640 अरब रुपए का सर्कुलर डेट वहाँ पे भी खड़ा है। इसी तरह 2.4 ट्रिलियन के लगभग जो है वो पावर सेक्टर का है। एक तो ये डिसीजन करना बड़ा ज़रूरी है, टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक वाइबल प्लान देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इसके साथ साथ जो IMF को बड़ा मेजर कंसर्न है वो ये है कि इस टाइम 3 किस्म के एक्सचेंज रेट हैं और IMF के प्रोग्राम में ये कतई नाकाबिले कबूल है। तो इस वजह से ये भी एक डिसीजन है कि हमें एक एक्सचेंज रेट के ऊपर जो है वो जाना पड़ेगा और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा या किस तरह से, क्योंकि आप ज़्यादा अरसे तक इस तरह से एक्सचेंज रेट को एक जगह पे नहीं रख सकते। तो ये भी डिसीजन है जो कि हुकूमत को जो है IMF की बहाली के लिए करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। टफ फैसले हैं जो हुकूमत को करने पड़ेंगे। हुकूमत कहते रही IMF के साथ रहेंगे, मगर अभी तक हिचकिचाती आई है, मगर अब टाइम बहुत कम रह गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।